नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम में। आप लोगों का जो डेली का लूसेंट का जो सब्जेक्टिव सीरीज चल रहा था एग्ज़ाम का बूस्टर डोज, उसका आज ये अगला सीरीज होगा जहां पर हम लोग लूसेंट इंडियन ज्योग्राफी कर रहे थे और इंडियन ज्योग्राफी में उद्योग कर रहे थे। उद्योग का इससे पहले एक पार्ट और करीब इसके पहले के जितने भी पार्ट थे वो अपलोड कर दिया गया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लेंगे। साथ ही साथ इसका ऑब्जेक्टिव भी कराया जा रहा है, तो ऑब्जेक्टिव भी देख लेंगे। और आज हम लोग करेंगे चीनी उद्योग से। इससे पहले के सारे वीडियो आप अपने अनुसार यूट्यूब पे जाके देख लेंगे। तो आइए देखिएगा, चीनी उद्योग से हम लोग का बाकी था। पीछे जूट उद्योग तक पढ़ लिए थे। जल्दी से बताइएगा कि भारत का जो है सबसे प्राचीन उद्योग के रूप में किसे जाना जाता है। हम लोग उद्योग में पढ़े थे। एक दो प्रश्न बताइए, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। कौन सा उद्योग? कपड़ा उद्योग, सूती उद्योग। हाँ, सूती उद्योग को कह सकते हैं भारत का सबसे प्राचीन उद्योग जो है सूती उद्योग या कपड़ा उद्योग के रूप में जाना जाता है। रोजगार देने में सबसे ज़्यादा कौन और दूसरा नंबर पे कौन? हाँ, सबसे पहले जो है कृषि और दूसरे नंबर पे कपड़ा उद्योग यानी कि सूती वस्त्र उद्योग का स्थान आता है। चलिए ठीक है। जो बोकारो स्टील प्लांट है, इसकी स्थापना कब और कहाँ हुआ था? बोकारो 1964 सोवियत संघ की सहायता से वर्तमान में झारखंड में, उस समय बिहार में था। और किस पंचवर्षीय योजना में था? तीसरा पंचवर्षीय योजना में था। ठीक है, चलिए अब आते हैं चीनी उद्योग से। देखिएगा, चीनी उद्योग पढ़ेंगे हम लोग। चीनी उद्योग में देखेंगे जो कुछ इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग जानेंगे एक एक करके, और उद्योग जो है आज हम लोग इसको ख़त्म ही कर देंगे। ठीक ना, ये इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आएगा हम लोग का भारत में परिवहन। सबसे पहला देखेंगे, कहता है चीनी उद्योग। चीनी उद्योग में कहता है कि भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत जो है 1903 में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पूछता है, प्रश्न पूछते रहता है कि भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत जो है 1903 में बिहार में किया गया था। ध्यान दीजिएगा, बिहार में किया गया था। और दुर्भाग्य देखिए कि बिहार में लगभग जितने भी चीनी उद्योग थे वो लगभग वर्तमान समय में समाप्त है, कुछ ही चालू है ना। जबकि सबसे पहला जो चीनी उद्योग आया था वो बिहार में ही आया था और 1903 में ही आया था। अच्छा, जल्दी से बताएंगे कोई कि 1903 के आसपास में भारत का वाइसरॉय कौन था? जल्दी से बताइए तो। लॉर्ड कर्जन। हाँ, 1899 से 1905 के आसपास तक, यानी कि 1900 से 1905 के आसपास तक रहा था लॉर्ड कर्जन। चलिए, भारत में निम्न राज्य जो है चीनी उद्योग से संबंधित है, यानी कि ये सभी जो है वो चीनी उद्योग से संबंध रखता है। तो देखिएगा, मुख्य रूप से आपको याद जो रखना है वो राज्य याद रखना है। उसका एक गो जो शहर है या जो भी कोई मार्केट है वो याद रखने की उतनी ज़रूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। इसमें से हम एक दो पॉइंट बता देते हैं जो आपको याद रखना चाहिए। खास करके कुछ राज्यों में जो जगह है अक्सर हम लोगों को एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उसको खाली हम बता देते हैं। आप लोग याद रख लीजिएगा, उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा और उसके बाद उससे ज़्यादा कुछ काम नहीं है। तो देखिएगा, हम लोग बात कर रहे थे चीनी उद्योग। चीनी उद्योग में बिहार वाला में जो है, बिहार के आप अधिकांशता को याद रखिएगा, जिनमें एक चटपटिया को याद रखिएगा। चनपटिया, चटपटिया नहीं, चनपटिया का, नरकटियागंज का और डालमिया नगर का। डालमिया नगर आपको बिहार में और पढ़िएगा तो और एक चीज़ सीमेंट के लिए मिलेगा। ठीक ना, तो उस कारण से इसको भी याद रखिएगा। बाकी और भी किसी भी जगह का कोई उतना खास नहीं है। बाकी फुर्सत में मन करेगा तो पढ़ सकते हैं, अपने हिसाब से उसको पढ़ लीजिएगा, मगर काम का नहीं है। 6 नंबर में आइएगा, सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग की अगर बात करें तो विश्व में सबसे पहले जो है आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण 1824 ईस्वी में ब्रिटेन के पोर्टलैंड में किया गया था। ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, सबसे पहले कहेगा कि बिहार में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण, विश्व में, तो हमारा हो जाएगा 1824 में, पोर्टलैंड में 1824 का। जबकि भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना जो है 1904 में मद्रास में ही लगाया गया था, मगर वो असफल रहा था। ध्यान देंगे, 1903 में चीनी उद्योग बिहार में लगा, जबकि भारत में आधुनिक रूप से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 में मद्रास में लगाया गया, यानी कि इस समय भी वाइसराय के रूप में लॉर्ड कर्जन मौजूद है।
कहता है कि मद्रास के कारखाने के बाद 1912-13 में की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कारखाने की स्थापना की गई, जो कि 1914 में उत्पादन प्रारंभ किया। अब ध्यान देंगे, पहला सीमेंट कारखाना जो 1904 में लगा वो असफल रहा। यानी कि जब हमसे प्रश्न पूछेगा कि सीमेंट कारखाना भारत में सबसे पहले कब लगा तो 1904 मद्रास कहेंगे, मगर सफल रूप में कहेगा तो 1912-13 का। कहाँ पर? तो गुजरात के पोरबंदर में। और काम कब शुरू किया तो 1914 में किया। कंपनी का नाम भी याद रख सकते हैं, इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड। आइए आगे बढ़ते हैं। कहता है एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड एसीसी की स्थापना 1936 में। डायरेक्ट याद रखिएगा, आपने एसीसी सीमेंट भी देखा होगा बोर्डा वगैरह पे एसीसी लिखा रहता है, तो एसीसी सीमेंट की स्थापना 1936 में की गई थी। तो ये इतना 3-4 पॉइंट जो था वो आपका सीमेंट उद्योग से था। आपको याद रखने वाली बात है सिर्फ 1824 का पोर्टलैंड नामक स्थान पर। दूसरा याद रखने वाली है भारत में सबसे पहला 1904 का मद्रास। तीसरा याद रखने वाली है सबसे सफल 1912 का पोरबंदर गुजरात में। नीचे देखेंगे तो दिया है कि भारत के प्रमुख सीमेंट उत्पादक राज्य है। ये सभी राज्य है जहाँ पर आपको सीमेंट मिलेंगे, जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, केरल, पंजाब और राजस्थान। इन सभी जगहों पर आपको मिलेगा सीमेंट, और उसके जगह जो है अलग अलग, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मगर ध्यान दीजिएगा, एक आपको हम बताते हैं, झारखंड में जाएंगे, झारखंड में देखेंगे एक सिंदरी लिखा होगा, ठीक है, तो झारखंड का सिंदरी याद रखेंगे। उसके बाद कर्नाटक में आइएगा तो कर्नाटक में एक नाम दिखेगा भोजपुर। भोजपुर बिहार में भी है। भोजपुर जिला है कि मुख्यालय है? जल्दी से बताइए तो बिहार का। भोजपुर मुख्यालय है कि जिला है? सोच के ज़रा बताइएगा। भोजपुर जिला है और उसका मुख्यालय आ रहा है, ठीक है, भोजपुर के मुख्यालय आ रहा है। हम लोग अक्सर जो याद रखते हैं वो उल्टा याद रखें कि आरा जिला। आरा कोई जिला नहीं है, भोजपुर का मुख्यालय आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। बिहार के अंतर्गत भोजपुर एक जिला है, जबकि कर्नाटक के अंतर्गत भोजपुर भी एक है जो कि सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। और एक और आइए, एक देखिएगा तमिलनाडु में लिखा होगा डालमियापुरम। अभी हम लोग जब ऊपर पढ़ रहे थे कहाँ पर, तो पढ़ रहे थे हम लोग चीनी उद्योग। चीनी उद्योग में बिहार में एक पढ़े थे डालमिया नगर, जबकि सीमेंट उद्योग में तमिलनाडु में एक है डालमियापुरम। तो ये दोनों अंतर याद रखेंगे। डालमिया नगर बिहार के अंतर्गत है, जबकि डालमियापुरम तमिलनाडु के अंतर्गत स्थित। तो ये इतना कुछ आपके याद रखने वाली थी, बाकी और सब कुछ उतना खास नहीं। अब आइए कागज़ उद्योग। कागज़ उद्योग क्या कहता है कि कागज़ का पहला सफल कारखाना, सफल का बात कर रहा है, सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया। कारखाना जो है सबसे पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया। मध्य प्रदेश के नेपानगर में अखबारी कागज़ तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज़ बनाने का सरकारी कारखाना, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखेंगे। जल्दी से बताइएगा, यहाँ पर एक नाम है होशंगाबाद। होशंगाबाद मध्य प्रदेश के अंतर्गत है और इसका नाम बदला गया है, कौन बताएंगे? नर्मदापुरम। याद रखेंगे होशंगाबाद, अगर आपके ऑप्शन में ना मिले अखबारी कागज़ के लिए कौन, तो होशंगाबाद, यानी कि जो नोट छापने का कागज़ जो होशंगाबाद में बनता है, वर्तमान समय में अगर वो हमारा होशंगाबाद ऑप्शन में ना रहे तो ऐसा ना हो कि चौथा ऑप्शन मार देना है खटाक से, इनमें से कोई नहीं, मगर एक ऑप्शन आपको दिख जाए नर्मदापुरम। तो ध्यान रखेंगे होशंगाबाद का नया नाम बदल करके नर्मदापुरम कर दिया गया है, और इस प्रकार हमारा जो आंसर भी अब बदल जाएगा वो हो जाएगा कि नोट छापने के कागज़ बनाने का जो सरकारी कारखाना है वो नर्मदापुरम यानी होशंगाबाद हुआ करता है, जबकि अखबारी कागज़ के लिए जो जाना जाता है वो नेपानगर जाना जाता है। और नेपानगर वाला अक्सर प्रश्न पूछते रहता है, याद रखेंगे। अब यहाँ पर फिर से वही बॉक्स में कुछ जगह का नाम दे रखा है, ये सब में देखेंगे तो आपको जो कागज़ उत्पादन में राज्य है उसमें पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात।
जिसमें से आप बिहार वाला पूरा याद रख लीजिएगा, 2-3 जो है पटना, बरौनी और समस्तीपुर, बाकी और सब राज्यों का उतना खास नहीं है। आइए आगे, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा है 8वां रासायनिक उर्वरक उद्योग यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। बाकी जो भी बॉक्स में जो राज्य से संबंधित जो स्थान दिया हुआ है, कभी कभी फुर्सत में आप अपने से पढ़ लीजिएगा उस सबको। रासायनिक उर्वरक उद्योग ये बहुत ही बढ़िया है, इसको ध्यान से समझिएगा, एक एक करके हम बताते चलेंगे। सबसे पहला पॉइंट कहता है रासायनिक उर्वरक उद्योग में कि ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर बना है। ध्यान देंगे, सुपर फॉस्फेट उर्वरक है, इसका पहला कारखाना बन रहा है 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट में। हमने पीछे भी बहुत बार पहले क्लास में बताए होंगे, रानीपेट, रानीगंज और रानीखेत। कोई बताएंगे तीनों कहाँ कहाँ पर है? रानीपेट तमिलनाडु, रानीगंज पश्चिम बंगाल और रानीखेत उत्तराखंड। ये 3 नाम याद रखिएगा, तीनों आपको फंसाने का काम करेगा। जैसे कल की क्लास में भी हमने बताया था ऊटी, ऊटी एक आपका पर्यटन स्थल है और ऊटी एक आपका सोने की खान के लिए जाना जाता है। इसको कौन बताएंगे? ऊटी जो है एक तमिलनाडु में है जो कि पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है, जबकि एक और ऊटी है जो कि कर्नाटका में स्थित है और वो सोने की खान के लिए जाना जाता है। तो ऐसा जो समानताओं वाला नाम याद आ जाए या फिर रहे, उसको थोड़ा सा याद करके रखना। जैसे एक और हम लोग पढ़े थे सिंगरैली और सिंगरौली, इसको कौन बताएंगे? सिंगरैनी जो है वो तेलंगाना है। ना देखिए इधर नानी बन रहा है, सिंगरैनी नी, और उधर से तेलंगाना का नानी, और इधर से सिंगरौली का छत्तीसगढ़। तो ये दोनों का अंतर याद रखिएगा, सिंगरैनी तेलंगाना, सिंगरौली छत्तीसगढ़। आइए अब आगे बढ़ते हैं। क्या बोले? कोयला के लिए है, कोयला के लिए सब है। आगे 1944 में कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1944 में लगाया गया, अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1947 ईस्वी में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अलवाई नामक स्थान पर खोला गया। याद रखेंगे 1947 का बात है, अमोनियम सल्फेट का है केरल के अलवाई में। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना, यह स्थापना याद रखिएगा 1951 में होता है, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया है। अभी हम लोग पीछे कुछ देर पहले पढ़े थे सिंदरी। सिंदरी कहाँ स्थित है? सिंदरी झारखंड में स्थित है। सिंदरी जो कि सीमेंट उद्योग के लिए भी जाना जाता है और मुख्य रूप से सिंदरी जो है रासायनिक उर्वरक उद्योग के लिए एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र के रूप में जाना जाता है। और इसी के अंतर्गत भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 में होता है। भारत जो है पोटास उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है, यानी कि आयात करने का काम हम कौन सा उर्वरक? तो पोटास उर्वरक का करते हैं। भारत में नाइट्रोजन उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया के उपयोग की बढ़ावा दे रही है, क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया को घुलने की दर को धीमा कर देता है। अक्सर आप अगर यूरिया का जो खेत वगैरह में खाद डालने के लिए आता है पैकेट 50 kg का, उसमें देखेंगे लिखा हुआ रहेगा नीम कोटेड या नीम लेपित, ऐसा लिखा हुआ, ठीक है। तो यूरिया में जो नीम मिलाया जाता है उसका कारण क्या होता है कि वो मिट्टी में यूरिया के घुलने की दर को थोड़ा धीमा कर देता है, और धीमा करने से होता क्या है कि उसको आराम से पोषण यानी कि उर्वरक मिलता है, जिससे कि फसल उपजाऊ बनता जाता है। इसलिए नीम लेपित किया जाता है। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में प्रथम स्थान पंजाब का, दूसरा और तीसरा स्थान पर आंध्र प्रदेश और हरियाणा। यानी कि प्रति हेक्टेयर उर्वरक, यानी कि वहाँ पर जो पंजाब है वहाँ पर खेती भी जो होता है प्रति हेक्टेयर अधिक होता है, इसलिए खाद भी प्रति हेक्टेयर ज़्यादा लगेंगे। कोक आधारित उर्वरक की इकाइयाँ तालचर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 3 नाम आएंगे और तीनों नाम आपका इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला कह रहा है कि कोक आधारित इकाई है
तालचर जो कि उड़ीसा के अंतर्गत है, रामागुंडम, रामागुंडम ही आपको फंसाने के लिए देगा, और कोरबा छत्तीसगढ़ आपको ऑप्शन दे देगा मिलान करने के लिए, और रामागुंडम के साथ जो है अक्सर आपको ऑप्शन में देगा तमिलनाडु, मगर ध्यान रखेंगे रामागुंडम आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, ना कि तेलंगाना में। तो याद रख लेना है, तालचर उड़ीसा में, रामागुंडम आंध्र प्रदेश में, और कोरबा छत्तीसगढ़ में है। ये बताएंगे कि कोरबा जो है छत्तीसगढ़ बनने से पहले किस राज्य में था, जल्दी से बताएंगे। एमपी, एमपी से छत्तीसगढ़ अलग कब हुआ? 2000 स्मॉल डेट 1 नवंबर, ठीक है। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड 9 और 15 नवंबर को झारखंड बिहार से। आगे, क्रिब्को का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हजीरा गुजरात में है, क्रिब्को का है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर और जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक जगदीशपुर दिख रहा, जगदीशपुर एक अपने बिहार में भी है और एक यहाँ पर उत्तर प्रदेश में है ना। जो बिहार का जगदीशपुर है वो मुख्य रूप से फेमस किस लिए है, तो 1857 की क्रांति और वीर कुंवर सिंह के कारण, जबकि उत्तर प्रदेश का जो जगदीशपुर है वो उर्वरक उद्योग के लिए फेमस है। यहाँ पर कुछ उर्वरक उत्पादक राज्य का नाम दिया गया है। इसको अगर आप देखें तो आपको उर्वरक उत्पादन में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, राजस्थान, बिहार और उड़ीसा। बिहार वाला याद रखिएगा बरौनी, उसके बाद झारखंड का सिंदरी याद रखिएगा। और ध्यान दीजिए यहाँ पर राजस्थान में देखिए एक खेतड़ी होगा। हम लोग पीछे क्लास में पढ़े थे कि खेतड़ी जो है राजस्थान वाला वो किस लिए प्रसिद्ध है, जल्दी से बताएंगे। तांबा के लिए। राजस्थान का खेतड़ी जो है मुख्य रूप से तांबा के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर जो है उर्वरक के लिए भी प्रसिद्ध है। तो उसके बाद बरौनी बिहार का, सिंदरी झारखंड का, और तमिलनाडु में देख लेंगे रानीपेट है, तो रानीपेट तमिलनाडु वाला याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है जलयान निर्माण उद्योग, यानी कि जलयान जो भी कुछ होता है उसके निर्माण के लिए उद्योग जो है किसमें, अहमदाबाद से। लिक्विड यूरिया, हाँ अभी करंट के वो सब क्वेश्चन है ना। चलिए ठीक है, लिक्विड यूरिया का आपका अहमदाबाद गुजरात से उत्पादन शुरू हो गया। चलिए बहुत अच्छा। अब आइए जलयान निर्माण उद्योग 9 नंबर देखेंगे। कहता है कि भारत में जलयान निर्माण का प्रथम कारखाना 1941 ईस्वी में सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा विशाखापत्तनम में स्थापित किया गया। क्या कह रहा है कि भारत में जलयान निर्माण का जो पहला कारखाना था 1941 में, और ध्यान देंगे कंपनी का नाम सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी है, विशाखापत्तनम में स्थापित किया गया था। 1952 में भारत सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण करके हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम नाम दिया गया। यानी कि जो कंपनी सिंधिया स्टीम नेविगेशन के नाम से जाना जा रहा था वही वर्तमान में क्या है, हिंदुस्तान शिपयार्ड के नाम से जाना जाता है। और विशाखापत्तनम किस राज्य में, तमिलनाडु के आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम। आगे कहता है कि सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य इकाइयाँ जो जलयानों का निर्माण करती है उनमें है गार्डन रिच वर्कशॉप लिमिटेड कोलकाता, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा में, और मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड मुंबई। यानी कि गार्डन रिच वर्कशॉप याद रखिएगा कोलकाता के अंतर्गत है, गोवा शिपयार्ड गोवा में मिलेगा, और मझगांव जो है महाराष्ट्र में। यहाँ पर मझगांव आया है, हम लोग पीछे क्लास में कहीं पर एक मझगावा पढ़े थे। मझगावा कहाँ और किस लिए जाना जाता है, याद कीजिए। नहीं, और कोई थोड़ा सा आसपास में पहुंच रहे हैं और थोड़ा सा ही मतलब लगाइए। एमपी, मध्य प्रदेश में मझगावा खान पढ़े थे, हीरा उत्पादन के लिए पढ़े थे, याद आया। चलिए आगे आइए। तो ये हो गया मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड। चलिए आगे, मझगांव का नाम आता तो मेरा रूह कांप जाता, छोटा सा गलती के कारण आज हम इधर बैठे। चलिए 10 नंबर कहता है कि वायुयान निर्माण उद्योग क्या कहता है
कि भारत में वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना 1940 ईस्वी में, ध्यान देंगे वायुयान निर्माण, या भी पीछे हम लोग जो पढ़े थे वो हमारा जलयान था, और जलयान यानी कि बोट वगैरह जो होता है मतलब जल में चलने वाला, उसका कंपनी पहली बार 1941 में आया, जबकि हवा में उड़ने वाला वायुयान कंपनी जो है 1940 ईस्वी में बंगलुरु में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से स्थापित किया गया। इसे ही अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। आज बंगलुरु में इसकी 5 इकाइयाँ कौन कौन सा, कोरापुट, कोरबा, नासिक, बैरकपुर, लखनऊ, हैदराबाद, कानपुर, इन सभी में भी एकक है। यानी कि बंगलुरु में अकेले 5, बाकी इन सभी जगह पर भी एकक मौजूद है। मुख्यतः आपको याद रखना है वायुयान निर्माण उद्योग में प्रथम कारखाना वायुयान का 1940 बंगलुरु में स्थापित हुआ। पहले नाम हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी था, वर्तमान में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो चुका है, जिसे हम HAL कहते हैं। HAL से याद आ रहा है, कल शाम की क्लास में हम लोग पढ़े थे एक HAL से कोई विमान बनाया गया है जो सबसे ज़्यादा फुर्तीला है, कौन सा लड़ाकू विमान है, बताएंगे? सबसे फुर्तीला भारत का लड़ाकू विमान कोई नहीं, तेजस 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 जो हमारा विमान है वो HAL द्वारा ही बनाया जाता है। जिस समय हमारा वो कौन थे, APJ अब्दुल कलाम साहब जो थे, उसी समय इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसका बहुत लंबा कहानी है, 22 साल बाद तेजस पूरा तैयार हुआ था। ठीक ना, नींव डलाया राजीव गांधी के समय, नामकरण किए ये वाजपेयी जी, उसके बाद जा कर के लॉन्च हुआ मोदी जी के समय में, बहुत लंबा चौड़ा होने के बाद चला था। चलिए ठीक है, कभी उसके बारे में गूगल कीजिएगा, बेहतर जानकारी मिल जाएगा तेजस के बारे में। उसमें तेजस में एक वैज्ञानिक काम कर रहे थे, वो बिहार से संबंधित थे। आइए 11 नंबर में है मोटर गाड़ी उद्योग। कहता है कि मोटर गाड़ी उद्योग को विकास उद्योग के नाम से भी जाना जाता है, याद रख लीजिएगा, विकास उद्योग के नाम से मोटर गाड़ी उद्योग को कहते हैं। हम लोग एक पढ़े थे उद्योग में ही, खनिज संसाधन के तहत उद्योग की रोटी किसको कहा जाता है? उद्योग की रोटी कोयला को कहा जाता है। ठीक है, तो कोयला को हम लोग उद्योग की रोटी कहते हैं। अब कहता है कि मोटर गाड़ी उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है। इस उद्योग से संबंधित प्रमुख इकाई में हिंदुस्तान मोटर कोलकाता, प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड मुंबई, अशोका लीलैंड चेन्नई, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी जमशेदपुर, महिंद्रा एंड महिंद्रा पुणे, मारुति उद्योग लिमिटेड गुड़गांव हरियाणा और सनराइज इंडस्ट्रीज बंगलुरु, ये सभी जो है अलग अलग मोटर वाहन बनाने का काम करता है, जिसमें से महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड में जाने का हमको मौका मिला था, गए भी थे, बड़ा बढ़िया दूर तक इसका बहुत लंबा चौड़ा कैंपस। आ गया ये 12 नंबर कहता है कि दवा निर्माण उद्योग। दवा निर्माण उद्योग के लिए कौन सा है, तो प्रमुख स्थान है आपका मुंबई, दिल्ली, कानपुर, हरिद्वार, ऋषिकेश, अहमदाबाद, पुणे, पिंपरी, मथुरा और हैदराबाद। पिंपरी जो है पेनिसिलिन बनाता है, और ये पूना में ही एक पिंपरी नाम का जगह है, मतलब पिंपरी चिंचवड़ करके एक नगर पालिका है, उसी के अंतर्गत ये आता है पिंपरी। उस एरिया में जाएंगे तो आपको पेनिसिलिन का खुशबू आएगा, मन थोड़ा सा चकराएगा भी, गिर गए तो कोई उठा के ले जाएगा, नहीं गिरे तो आप अपने से चले जाइएगा अपने घर। ठीक ना। आगे तो ये पिंपरी याद रखिएगा, अक्सर पूछता है। ठीक है, पिंपरी जो है वो कहाँ है और किस लिए जाना जाता है, तो पिंपरी पेनिसिलिन के लिए जाना जाता है, और पिंपरी पूना महाराष्ट्र में स्थित है। आगे आइए, सीसा उद्योग। सीसा उद्योग जो है कहता है कि भारत में सीसा उद्योग का केंद्रीयकरण रेल की सुविधा वाले स्थानों में देखने को मिलता है। इस उद्योग का विकास मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्य में है। फिरोजाबाद और सिकोहाबाद भारत में सीसा उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र है। तो ये दोनों याद रख लीजिएगा, फिरोजाबाद और सिकोहाबाद को। आइए नीचे में बॉक्स में फिर से वही दिया है कि सीसा उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र, जिसमें पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और अन्य कुछ स्थानों पर शामिल है। बिहार का पटना और कहलगांव याद रख लीजिएगा। अगला आता हमारा अभियांत्रिकी उद्योग। अभियांत्रिकी उद्योग यानी कि इंजीनियरिंग से संबंधित जो कुछ रहेगा, जिसमें है प्रमुख स्थान में हटिया। हटिया बताइए तो किस शहर में या किस राज्य में? रांची झारखंड के अंतर्गत हटिया एक छोटा सा, मतलब कि शहर, छोटा नहीं मीडियम शहर।
आगे तो हटिया हो गया झारखंड में, दुर्गापुर, विशाखापट्टनम, नैनी, बंगलुरु, अजमेर और जादवपुर। फिर कहता है कि भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड HEC रांची की स्थापना 1958 में की गई। तो इसको याद रख लीजिएगा, भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड रांची में है 1958 में। आगे आता है हमारा रेल उपकरण उद्योग। ये इंपॉर्टेंट है, खास करके अभी हाल फिलहाल में जिनका रेलवे का एग्जाम होगा उनके लिए, तो ध्यान से देखेंगे। कहता है चितरंजन जो कि पश्चिम बंगाल में है कि रेल के इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना, ध्यान रखेंगे सबसे पुराना कारखाना रेल इंजन बनाने का वो है चितरंजन। इस कारखाने की स्थापना 26 जनवरी 1950 के दिन चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के नाम से हुई। वर्तमान में यहाँ विद्युत इंजन का निर्माण हो रहा है। डीजल से चलने वाले इंजनों का निर्माण वाराणसी में होता है, जिसे हम DLW के नाम से जानते हैं। DLW डीजल लोकोमोटिव वर्क्स के नाम से जाना जाता है, जो कि वाराणसी में है, जबकि विद्युत इंजन चितरंजन में बनता है। रेल इंजन निर्माण का कार्य जमशेदपुर झारखंड में भी होता है, ये भी याद रख लीजिएगा। यहाँ बॉक्स में आपको कुछ उद्योग के बोर्ड की स्थापना वर्ष दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा 1 बार 2 बार 4 बार। सबसे पहला जो है वह है कुटीर उद्योग बोर्ड 1948, ध्यान से समझेंगे। कुटीर उद्योग जो होता है छोटे छोटे उद्योग, उसके बारे में कह रहा है 1948। केंद्रीय सिल्क बोर्ड 1949। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 1950। अभी कुछ दिन पहले हम लोग हथकरघा दिवस मनाए थे, कब? हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। 7 अगस्त को और किसी खिलाड़ी के नाम पे कुछ मनाया जाता है? भाला फेंक दिवस नीरज चोपड़ा के नाम पे, ठीक है। तो 7 अगस्त अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 1950। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, ये बहुत बार पूछता है, ठीक है। खादी वाला, तो खादी वाला याद रखिएगा, खादी बोलेगा तो 1954। खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड 1954 में। फिर अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड जो कि हाथ से कुछ बनाया जाता है उसके लिए 1953। लघु उद्योग बोर्ड 1954। केंद्रीय विक्रय संगठन चेन्नई में है 1958। खादी वाला बिल्कुल याद रखिएगा, कुटीर उद्योग बिल्कुल याद रखिएगा, उसके बाद आपका हस्तकला बोर्ड बिल्कुल याद रखिएगा, उसके बाद सिल्क बोर्ड आप याद रख सकते हैं। 4 जो है इनमें मुख्य याद रखेंगे, कुटीर उद्योग बोर्ड 1948, सिल्क बोर्ड 1949, खादी वाला 1954 और हस्तकला वाला 1953। इतना आपको याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है, यहाँ पर ध्यान देंगे, रेलवे से संबंधित है कि रेल के डिब्बा बनाने का प्रमुख केंद्र चेन्नई के समीप पेराम्बूर, ध्यान दीजिएगा पेराम्बूर कहाँ पर है, तो ये आपका चेन्नई के समीप है। इसकी स्थापना 1952 में होता है, जबकि चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, इसका स्थापना बताएंगे जल्दी से, चितरंजन का 1950 में। चितरंजन जो है 1950 में, जबकि पेराम्बूर जो है 1952 में, और इसमें उत्पादन की शुरुआत जो है 1955 से हुआ। इसका अन्य प्रमुख केंद्र में बंगलुरु तथा कोलकाता है। पंजाब के कपूरथला, इसको भी याद रखिएगा, कपूरथला में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री बनेगा। कपूरथला में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई। रायबरेली उत्तर प्रदेश व कचरापारा पश्चिम बंगाल, ध्यान दीजिएगा कचरापारा है, काकरापारा नहीं है, ठीक है। काकरापारा कहाँ स्थित है? गुजरात में, ठीक है, काकरापाड़ा गुजरात, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है कचरापाड़ा, तो कचरापाड़ा जो है ये पश्चिम बंगाल में है। तो ध्यान से समझेंगे, कहता है कि पंजाब के कपूरथला में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई। रायबरेली उत्तर प्रदेश व कचरापाड़ा पश्चिम बंगाल में रेलवे कोच फैक्ट्री की नई उत्पादन इकाई लगाई गई। केरल के पालाकाड में भी रेल कोच फैक्ट्री लगाया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा केरल के पालाकाड। और फिर बिहार के मढ़ौरा में डीजल इंजन, मधेपुरा में विद्युत इंजन, ये दोनों याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। और मढ़ौरा वाला तो बना भी चुका है, मधेपुरा वाला। फिर कहता है कि छपरा बिहार में रेल व्हील फैक्ट्री स्थापित की गई। पश्चिम बंगाल के दनकुनी में विद्युत व डीजल इंजन के अवयव बनाने की 2 फैक्ट्री लगाई जा रही है, यानी कि अभी काम चल रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बिहार से 3 नाम आ रहा है। बिहार का एक मढ़ौरा जो कि डीजल इंजन बनाएगा, बिहार का मधेपुरा जो विद्युत इंजन बनाएगा, और बिहार का छपरा जो कि रेल व्हील मतलब कि रेल का चक्का बनाने का
काम करता है। तो ये इतना याद रखिएगा। एक केरल का पालाकाड हो गया, बिहार का मढ़ौरा हो गया, मधेपुरा जो कि इंजन कारखाना बनाएगा बिहार का ही, और छपरा का रेल व्हील फैक्ट्री। तो ये इतना सारा नोट में कहता है कि आईआईटी रुड़की में देश के पहले रेलवे इंजन थॉमसन को संरक्षित किया गया। संरक्षित का मतलब वहाँ पर बचाया गया है। तो ये नोट याद रखिएगा। आईआईटी रुड़की, रुड़की कहाँ है? उत्तराखंड में है आईआईटी रुड़की। और क्या कह रहा है कि पहले रेलवे इंजन है, देश का पहला रेलवे इंजन कौन सा था या है, वो थॉमसन है, और वो आईआईटी रुड़की में रखा हुआ। अब आइए ऊनी वस्त्र उद्योग। ऊनी वस्त्र उद्योग के अंतर्गत देखें तो कहता है कि भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग की पहली मिल 1876 ईस्वी में कानपुर में स्थापित की गई, परंतु इस उद्योग का वास्तविक विकास 1950 के बाद भी हुआ। पंजाब में लुधियाना, जालंधर, धारीवाल, अमृतसर इस उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। यहाँ पर तो ये ऊनी वस्त्र है। सूती वस्त्र का सबसे पहला कारखाना कहाँ खोला गया था, जो बताएंगे? 1818 में फोर्ट ग्लास्टर में कोलकाता में, जो कि असफल रहा। उसके बाद 1854 में कवासजी डावर का मुंबई, जो कि सफल हुआ था। तो वो हुआ सूती वस्त्र से। 1818 जो असफल रूप में, मगर पहला बोलेगा तो वही सही होगा। अगर सफल और असफल का वर्णन कर देगा तब आंसर बदलना पड़ेगा, नहीं तो नॉर्मल वही रहेगा। बाकी सूती वस्त्र हो गया। और ऊनी वस्त्र में पहला कब लगा? तो 1876 में कानपुर में लगा, लेकिन वास्तविकता 1950 में आई। ऊनी वस्त्र के प्रमुख महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन सा है? तो कर्नाटक, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ये सब ऊनी वस्त्र के लिए जाना जाता है। ब्रिटेन, यूएसए, कनाडा, जर्मनी आदि भारतीय कॉलोनियों के महत्वपूर्ण आयातक है। आयातक का मतलब क्या होता है? आना या जाना। आयातक मतलब खरीदना। खरीदना मतलब आना कि जाना? जाना, जाना, हाँ। जाएगा, यहाँ से जाएगा उसको आयात, वहाँ से आएगा उसको निर्यात। चलिए आगे। नोट में क्या लिखा है? उल्टा बोल दिए क्या हम? आयात मतलब लेना, हाँ सॉरी, लाना। आयात मतलब लाना और निर्यात मतलब निकालना, सॉरी, हाँ उल्टा बोल गया। निकालना मतलब बेचना, ठीक है। चलिए सुधार कर लीजिएगा। आगे देखिए, नोट में जो दिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है जिसका शिकार शाहतूश नामक उनके ऊन के लिए किए होता है, जो वजन में हल्का तथा अत्यधिक गर्म होता है। चीरू क्या है? तो चीरू या तिब्बती एंटीलोप जो है एक प्रकार का विलुप्त प्राय जीव है जो कि शाहतूश का शिकार होता है। आगे है बिजली के समान, जो कि भोपाल, हरिद्वार, रामचंद्रपुरम, हैदराबाद, तिरुचिरापल्ली, कोलकाता बिजली के समान बनाने का महत्वपूर्ण केंद्र है, जाने दीजिए। मुख्य रूप से कलकत्ता वाला जो है बहुत ही फेमस है। बिहार या झारखंड में जो मार्केट है पूरा कलकत्ता वाला ही है, ठीक ना। टेलीफोन उद्योग में बंगलुरु है, रूपनारायणपुर टेलीफोन उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र है। रेशम उद्योग में देखेंगे तो रेशम उद्योग से इम्पॉर्टेंट देखिए क्या क्या है। सबसे पहला कि भारत एक ऐसा देश है जहां शहतूती, एरी, तसर और मूंगा 4 किस्म के रेशम उत्पादन होता है। यानी कि हमसे यहाँ पर एक सवाल ये बन रहा है कि रेशम के कितने किस्म हैं? तो 4 किस्म। कौन कौन सा? शहतूती, एरी, तसर और मूंगा, ये सभी क्या है? आपका रेशम के है, जिसमें से मूंगा रेशम जो है वो मुख्य रूप से भारत में ही होता है, यानी कि भारत का ही एकाधिकार है मूंगा रेशम, और कहीं नहीं होता है। यहाँ पर कुछ संस्थान दिया है। केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान मैसूर और ब्रह्मपुर, केंद्रीय ईरी रेशम अनुसंधान मेंथी पाथर मेघालय। मेंदी पाथर, ये मेंदी पाथर नाम है, याद रखिएगा शहर का कि है कहाँ एक्चुअली में। तो मेंदी पाथर जो है ये मेघालय में है। केंद्रीय ईरी रेशम अनुसंधान केंद्र है। और केंद्रीय तसर अनुसंधान प्रशिक्षण ये रांची में। 3 तरह के रेशम जो है, यानी कि 4 तरह के, उसमें से एक केंद्रीय रेशम अनुसंधान, यानी कि ओवरऑल चारों का जो चेकअप करेगा वो मैसूर और ब्रह्मपुर में होगा, जबकि ईरी रेशम का मेंदी पाथर मेघालय में, और तसर रेशा का जो होगा वो होगा रांची झारखंड में।
यहाँ पर रेशम उद्योग के प्रमुख केंद्र दिया हुआ है, उसको देख लेंगे। तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गुजरात, बिहार, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में स्थित है। नीचे क्या कहता है कि कर्नाटक देश का 41% से अधिक कच्चा रेशम उत्पादन करता है। देश में जो है कर्नाटक 41% से अधिक कच्चा रेशम उत्पादन करता है। यहाँ सहतूती यानी कि मलबरी रेशम बनाया जाता है। याद रखेंगे, सहतूती रेशम कहाँ बनाया जाएगा? तो कर्नाटक में बनाया जाएगा। और यहाँ देश का 56% रेशमी धागे का बनाया जाता है। ठीक है, यानी कि देश का 56% रेशमी धागा जो है कर्नाटक में, 41% अधिक कच्चा रेशम का उत्पादन कर्नाटक में, और सहतूती रेशम मालबरी बनाया जाता है। आगे आइए। नींद नहीं ना आ रहा है जी? झुकिएगा तो छूट जाएगा। जब जब आवे झुकनी तब आँख में डाल लेवे के चाहिए कोई चीज। मिर्चाई के बुकनी। आगे कहता है रेशम उत्पादन में आंध्र प्रदेश 35% दूसरे स्थान पर है, यानी कि पहला 41% के साथ था कर्नाटक, दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश। भारत में कुल कपड़ा निर्यात में रेशमी वस्त्रों का उद्योग लगभग 3%। गैर सहतूती रेशम मुख्यतः असम, बिहार, मध्य प्रदेश ये सभी में प्राप्त होता है। नोट कहता है कि भारत जो है चीन के बाद विश्व का द्वितीय रेशम उत्पादक देश 18%, यानी कि हम रेशम उत्पादन में जो है दूसरे स्थान पर मौजूद है। अब आगे आता है हमारा चर्म उद्योग। चर्म उद्योग की बात करें तो कहता है कि भारत में चर्म उद्योग के मुख्य केंद्र में कानपुर मुख्य रूप से जाना जाता है। आगरा, मुंबई, कोलकाता, पटना और बेंगलुरु है। कानपुर जो है चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ जूते बनाने के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो जूता बनाने के लिए, और चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कानपुर है। और इस प्रकार हमारा उद्योग धंधा हो गया समाप्त, यानी कि काम करेला सीख लिए, कहाँ कहाँ काम मिलेगा जो जान लिए। बाकी अब घूमने का बारी है, यानी कि अपना अपना काम देखने जाइए, जो काम पसंद है वो करना है। चलिए अब देखेंगे, आगे कंटिन्यू कर लेते हैं हम लोग। 12 नंबर पॉइंट देखेंगे, भारत में परिवहन, है ना। भारत में परिवहन एक लंबा चैप्टर है, और इसमें से प्रयास करेंगे कोई एक चैप्टर जो इसका पॉइंट है वो समाप्त हो जाए। नहीं होगा तो फिर अगले क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो है हमारा सड़क परिवहन के रूप में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो सड़क परिवहन कहता है कि भारत का लगभग 58.98 लाख किलोमीटर का सड़क नेटवर्क विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क जो है भारत का है, जिसमें राष्ट्रीय मार्ग, राज्य मार्ग और अन्य सड़कें सभी शामिल किए गए हैं। ये सब अपने अपने किताब अगर पास में होगा तो उसको साथ रख करके बैठिएगा, ठीक है। सुनने के साथ साथ उस पर पेन कॉपी जो भी है उसको चलाते जाइए, बेहतर अभी याद होगा, ठीक ना। तो दोनों काम एक साथ करते चलेंगे। जिनके पास जो भी बुक है, पुराना वाला नया वाला, उसके अनुसार उसको फॉलो करते जाइए, जो हम बोलते हैं उस अनुसार वैसा ही याद रहेगा। आगे देखिए, सबसे पहला आता है राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अक्सर देखे जाते हैं। सबसे पहला कहता है राष्ट्रीय राजमार्ग, इसका निर्माण, प्रबंधन एवं रखरखाव किसके पास होगा? भारत सरकार के पास होगा। यानी ध्यान रखेंगे, नेशनल हाईवे को कौन देखता है? भारत सरकार देखता है। इसका नियंत्रण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी कि सेंट्रल PWD विभाग होता है, वो करता है। यानी कि आपको यह भी पॉइंट याद रखना है, यह संपूर्ण देश के सड़कों की कुल लंबाई का लगभग 2% है, जो सड़क परिवहन का लगभग 40% यातायात को संपन्न करता है। पूरे देश का जो सड़कों की लंबाई है उसमें मात्र राष्ट्रीय राजमार्ग 2% है, मगर सबसे ज़्यादा यातायात जो है वो नेशनल हाईवे से ही होता है, 40%। वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, ध्यान दीजिएगा, वर्तमान समय में बोलेगा सबसे लंबा तो NH-44। इस हाईवे का पुराना नाम NH-7 था। क्या है? ध्यान दीजिएगा, जो NH-44 है इसका पुराना नाम क्या है? तो वो है NH-7। तो दोनों ये याद रखिएगा। यह राजमार्ग भारत के उत्तर यानी कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर से भारत के दक्षिणी छोर कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जाने का काम करता है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? तमिलनाडु तक जाने का काम करेगा। कहाँ से? श्रीलंका से होते हुए। तो ये इतना याद रखिएगा।
कहता है कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो लंबाई है इसकी 3745 किलोमीटर है। यह राजमार्ग श्रीनगर जम्मू कश्मीर से शुरू होकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक से गुजर करके ये सीधे कन्याकुमारी तक जाता है। और ये सभी राज्य जो दिया गया है वो क्रमागत रूप से ही है, ऐसे ये क्रम पूछता नहीं है, फिर भी आप याद रखने के लिए एक बार मैप में उसका सीक्वेंस देखिएगा। मैप अगर आप देखेंगे तो ऐसा ही राष्ट्रीय राजमार्ग आपको सामने दिख जाएगा मैप में ही, ठीक है। तो कहाँ से शुरुआत होता है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से शुरुआत होता है और वहाँ से होते हुए ये नीचे की ओर आता है। तो जब श्रीनगर के बाद जो है जम्मू कश्मीर के बाद वो पंजाब में घुस जाता है। पंजाब से घुसने के बाद हरियाणा घुसता है। ध्यान रखिएगा हिमाचल प्रदेश में नहीं जा रहा है, ठीक ना। तो आपका पंजाब घुसेगा, पंजाब से नीचे हरियाणा, हरियाणा के बगल में दिल्ली, दिल्ली के बाद में आपका मिल जाएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से चला जाता है राजस्थान, राजस्थान से जाने के बाद फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना, फिर आंध्र, फिर कर्नाटक, तब कन्याकुमारी यानी कि तमिलनाडु तक जाता है। पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 को शामिल करके हम जीटी रोड बनाते हैं। जीटी रोड बनाया कौन था? शेरशाह सूरी। चलिए ठीक है, जीटी रोड का पूरा नाम ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, नोट में देखेंगे। नोट कहता है कि 0 माइल स्टोन ब्रिटिश द्वारा नागपुर में स्थापित किया गया था, जिसका प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते हैं। यानी कि 0 माइल कहाँ पर है? तो 0 माइल जो है ये आपका नागपुर महाराष्ट्र में। ऐसे बिहार में भी 0 माइल है, पटना में भी। तो पटना के लिए, बिहार के लिए जो डिस्टेंस नापता है वो है। ऐसे पूरे देश का जो दूरी मापा जाता है वो 0 माइल नागपुर से मापा जाता है। आइए अब यहाँ पर भारत के 10 सर्वाधिक लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम दिए गए हैं। सब कहाँ से कहाँ तक जाता है, कितनी उसकी लंबाई है वो दिया गया है। इसको एक बार 2 बार पढ़ करके याद रखने का प्रयास कीजिएगा। कभी कभी एक आगो बीच बीच में पूछ देता है कि कौन सा राजमार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है। सबसे बड़ा राजमार्ग जो हमारा है NH44 वो 3745 किलोमीटर है, यानी कि 3745 किलोमीटर, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। दूसरा है NH27, 44 के बाद है 27, 3507 किलोमीटर पोरबंदर से सिलचर। NH48, 2807 दिल्ली से चेन्नई। NH52, 2317 संगरूरू से अंकोला। संगरूरू बताएंगे कहाँ है? बताइए तो ज़रा। संगरूरू यहाँ से एक पहले सांसद हुआ करते थे, वर्तमान में उस राज्य का मुख्यमंत्री हैं। अब बताइए, इतना हिंट दे दिया। किन्हीं को नहीं पता? पंजाब का मुख्यमंत्री कौन है? पंजाब का मुख्यमंत्री कौन है? भगवत मान। भगवत मान का संसदीय क्षेत्र यही है, संगरूरू, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। NH52 2317 संगरूरू से अकोला, अकोला महाराष्ट्र में मिलेगा। आगे है NH30 2040 सितारगंज से इब्राहिमपट्टनम। NH6 1873 जोरावट से सीलिंग। NH53 1781 हजीरा से पारादीप। NH16 1711 पूर्वी तट पश्चिम बंगाल से चेन्नई। NH66 1622 से पनवेल से कन्याकुमारी। पनवेल बताएंगे कहाँ है? पनवेल कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र, मुंबई में। और NH19 आपका 1435 किलोमीटर, जो कि दिल्ली से कोलकाता। तो ये 10 गो जो है टॉप 10 जो है ये हमारा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। मगर इसका सीक्वेंस भी याद रखिएगा 2-4 का, और कौन कहाँ से है जो भी याद रखिएगा। अब आगे आइए, कहता है कि NH44 यानी कि पुराना NH1A, ध्यान दीजिएगा, NH44 जिसका पुराना नाम हाईवे के रूप में NH7 था, उसी का एक और नाम है NH44 का पुराना नाम NH1A में जवाहर सुरंग स्थित है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है बताएंगे? जम्मू कश्मीर। हाँ, तो जवाहर सुरंग में स्थित है। यह राजमार्ग जालंधर से जम्मू व श्रीनगर होते हुए उरी तक जाती है। जम्मू व श्रीनगर को जोड़ने वाली बनिहाल दर्रे में ही
जवाहर सुरंग स्थित है। यानी कि एक और यहाँ पर मिल गया कि जो जवाहर सुरंग है किस दर्रा में स्थित है, तो बनिहाल दर्रा में स्थित है। और कौन सा हाईवे पर है, तो NH-44 पर है। जम्मू एवं श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 में स्थित 9.2 किलोमीटर लंबी चेनानी नासरी सुरंग देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। यह एशिया की सबसे लंबी द्विदिशात्मक राजमार्ग सुरंग है, 2 दिशा में जाने वाला राजमार्ग सुरंग है। यह सुरंग जम्मू व कश्मीर के उधमपुर जिले में स्थित चेनानी को रामबन जिले में स्थित नासरी से जोड़ता है। चेनानी नासरी जो है 2 अलग अलग जगह है, और जो कहता है कि चेनानी को रामबन जिला में स्थित जो नासरी है वहाँ से, यानी कि चेनानी उधमपुर में है। जम्मू कश्मीर के जो जिला उधमपुर है वहाँ पर चेनानी है, जबकि नासरी जो है रामबन में है, और इसी दोनों को जोड़ने के कारण चेनानी नासरी पुल कर दिया गया है नाम। और इस सुरंग के बन जाने से जम्मू कश्मीर के बीच की यात्रा लगभग 2 घंटे कम हो गए। जल्दी से बताइएगा कि जो चेनानी नासरी सुरंग है इसका शायद नाम बदला गया था, क्या रखा गया नाम? चेनानी नासरी का नाम अटल सुरंग, अटल सुरंग के नाम से इसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, 1 मिनट, चेनानी नासरी सुरंग, हाँ जी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हाँ नहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो जाएगा इसका। चेनानी नासरी सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से ये रखा गया है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे, कोई बताएंगे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या बोले, आवाज़ नहीं आया, सोच के बताइएगा बाद में। आ गया ये, कहता है कि भारत का सबसे लंबा केबल सेतु जो है गुजरात राज्य के भरूच जिले में नर्मदा नदी पर है, जिसका निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के अहमदाबाद मुंबई खंड पर यातायात को सुगम बनाने हेतु किया गया है। भारत का सबसे लंबा केबल सेतु कौन सा है, तो सबसे लंबा केबल सेतु गुजरात राज्य के भरूच जिला में है। निर्माण NH-8 के अहमदाबाद मुंबई खंड पर बनाया गया। भारत का सबसे छोटा NH-118 और NH-548, सबसे छोटा कौन सा है, NH-118 और NH-548, लंबाई 5 किलोमीटर, जो कि NH-118 जो है वो झारखंड में, जबकि NH-548 महाराष्ट्र में स्थित है। आगे कहता है कि पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग 15 राजस्थान के मरुस्थल से होकर गुजरता है, ये याद रखिएगा, पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग 15। इससे जुड़े शहरों का क्रम पठानकोट, अमृतसर, भटिंडा, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और समाखियाली। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, इसका चारों चीज़ याद रखिएगा, 4 महानगर मिलेगा, कौन कौन, तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। कुल लंबाई 5846 किलोमीटर। भारत में कुल महानगर कितने हैं, 4 हैं। हाँ, भारत के कुल 4 महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। उसी को जोड़ने की योजना स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहलाता है, जो कि 5846 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बनने वाली उत्तर दक्षिण गलियारा से श्रीनगर को कन्याकुमारी से तथा पूर्व पश्चिम गलियारा से सिलचर को पोरबंदर से जोड़ा गया। इसकी कुल लंबाई 7522 किलोमीटर है। तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जो उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा जो बना, ये ध्यान रखेंगे कि उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, जबकि पूरब वाला जो है पूर्व पश्चिम सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है। सिलचर कहाँ है और पोरबंदर कहाँ है, जल्दी से बताएंगे। हाँ, सिलचर जो है असम में मिलेगा, जबकि पोरबंदर गुजरात में मिलेगा, और इसकी कुल लंबाई 7522 किलोमीटर है। आगे आता है भारत माला परियोजना। भारतमाला परियोजना जो है इसकी जो है केंद्रीय सड़क व राज्य मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 25 अक्टूबर 2017 को शुरू किया गया। इस योजना के तहत कुल 26,000 किलोमीटर लंबे आर्थिक गलियारे का विकास किया जाना है। इस योजना की मुख्य प्राथमिकता राष्ट्रीय गलियारे की दक्षता में सुधार, नए आर्थिक गलियारों का विकास, अंतर गलियारा एवं फीडर मार्ग का विकास, तटीय एवं बंदरगाह संपर्क सड़कों का विकास एवं नए एक्सप्रेस के निर्माण का योजना है। तो सिर्फ इसमें याद रखने वाली बात है, भारतमाला परियोजना में नितिन गडकरी लॉन्च करेगा 25 अक्टूबर 2017 को, कुल लंबाई 26,000 किलोमीटर।
सेतु भारतम जो है इस योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग पर लेवल क्रॉसिंग के स्थान पर ROB बनाने की योजना। फिर आता है चार धाम महामार्ग विकास परियोजना। ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में चार जो प्रसिद्ध धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा को सुगम बनाने के लिए इनके संपर्क मार्ग के विकास के बारे में जो बनाया गया वह है चार धाम, और इसकी 2 लेन वाली सड़क जो है 889 किलोमीटर की बनाई जानी है। क्लियर है? तो ये था हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग तक ही रहने देते, आगे आपका राज्य राजमार्ग है, उसके आगे फिर जो भी आएगा वो पढ़ेंगे। ठीक ना, कि ख़त्म कर दे इसको, रुकिए ख़त्म कर देते हैं, 5 मिनट लगेगा, ख़त्म हो जाएगा ये। फिर रेल परिवहन हम लोग अगले क्लास में करेंगे। बायोलॉजी भी करना है ना, बस 5 मिनट। चलिए देखेंगे राज्य राजमार्ग। राज्य राजमार्ग कहता है कि इसका जो निर्माण और रखरखाव कौन करेगा? राज्य सरकार करेगा। राज्यों के राजमार्ग की लंबाई वर्तमान में 1,56,694 किलोमीटर। कभी ऐसा डाटा पूछता नहीं हमसे, फिर भी, और मेनली याद रखिएगा राज्य सरकार के रखरखाव में। राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान महाराष्ट्र में, सबसे ज़्यादा सड़क लंबाई महाराष्ट्र का है। सड़क निर्माण क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो, ये योजना याद रखिएगा, BOT, ठीक है, बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो की नीति अपनाया है। कहता है कि माल परिवहन का लगभग 65% और यात्री परिवहन का लगभग 80% जो है सड़कों से ही होता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये क्या है? तो उसके अंतर्गत होता यह है कि 500 की आबादी वाला, ये प्रश्न याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है कितनी आबादी पर बनाया जाता है? तो 500 की आबादी वाला सभी गाँव को बारामासी यानी कि एक मुख्य सड़क से जोड़ना। विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग लेह श्रीनगर मार्ग है, जो काराकोरम दर्रे को पार करता है। इसकी कुल ऊंचाई लगभग 3,450 मीटर है। 2006 में इसे राष्ट्रीय राजमार्ग 1D घोषित किया गया है। किसको? तो नेशनल हाईवे जो है लेह से श्रीनगर जो काराकोरम दर्रा पर है, उसको 1D नाम दिया गया है। तो ये याद रख लीजिएगा, 1D NH 1D। अब यहाँ पर है कि भारत का सड़क जाल, भारत 2021 के अनुसार ये आंकड़ा है। तो ये आंकड़ा वैसा कुछ खास नहीं, ये सब बदलते रहता है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। नोट में दिया है नीचे कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क भारत का है। नीचे नोट में है कि सीमावर्ती सड़कों का निर्माण एवं प्रबंधन, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, सीमावर्ती सड़क एवं निर्माण का प्रबंधन सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा किया जाता है। सीमा सड़क बोर्ड की स्थापना जो 1960 में हुई थी, अपने गठन के समय से लेकर मार्च 2001 के तक ये 29,139 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण और 34,306 किलोमीटर लंबी सड़कों को पक्का करने का कार्य पूरा किया, और यह संगठन कुल मिलाकर 17,434 किलोमीटर लंबी सड़कों का रखरखाव करता है। इसका काम ये होता है कि जो हमारा पूरे देश की जो सीमा है, वहाँ पर जो कुछ भी देश का आखिरी छोर पर जो रोड बनाने का काम होगा वो BRO का होगा। अभी बताइए तो BRO का कोई निदेशक है? BRO का निदेशक बताएंगे? लेडीज है, हिवा से करके हैं कुछ, क्या था पूरा नाम? वैशाली हिवास से। हाँ, BRO का जो अभी वर्तमान में है अध्यक्ष, वो वैशाली हिवास से। चलिए, तो ये हो गया। और BRO की स्थापना याद रखिएगा 1960 में। देखो BRO होता है, एक BSF होता है। BSF की स्थापना कौन बताएंगे? 1965। चलिए ठीक है। आगे कहता है कि एशिया का सबसे बड़ा रोपवे जो है रज्जू मार्ग, वो गढ़वाल में जोशीमठ एवं मौली को जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई जो है 500 मीटर है। क्या है? 500 मीटर। नोट में है कि भारत ने पूर्वी लद्दाख के उमलिंगला पास में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाने में कामयाबी हासिल की है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 19,300 फीट है। अब तक दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का रिकॉर्ड बोलीविया के नाम था। यहाँ उतुरुंशी ज्वालामुखी के पास स्थित सड़क समुद्र तल से 18,553 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। यानी कि आपको याद रखना है, पहली बात को, उतुरुंशी ज्वालामुखी है कहाँ? तो बोलीविया में। उतुरुंशी ज्वालामुखी बोलीविया में। और भारत में सबसे ऊंचा जो समुद्र तल से है वह है पूर्वी लद्दाख का उमलिंगला पास के बाद न जो सड़क है वो 19,300 फीट।
तो ये हो गया आपका सड़क मार्ग। उस सड़क मार्ग तक ही रखेंगे आज की क्लास को। कल हम लोग पढ़ेंगे रेल परिवहन। रेल परिवहन में तब तक के लिए आप लोग क्या करेंगे, नीचे में देखिएगा एक बॉक्स में उसका मुख्यालय दिया हुआ है, ठीक है। मुख्यालय आप लोग याद कर लेंगे, कल पहले ये पूछेंगे, उसके बाद आगे का क्लास करवाएंगे। तो 18 गो रेल मंडल है, यानी कि जोन है, वो जोन याद रखिएगा। और हाल फिलहाल में आपका रेलवे का एग्ज़ाम है, तो रेलवे के एग्ज़ाम में यहाँ से एक एक प्रश्न डेली पूछेगा ही, ठीक ना। तो ये सब 18 का 18 याद रखिएगा। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। अभी के लिए सबको बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।